हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स, जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आप जानते हैं एसएससी के लिए तो मेनली है ही है इम्पोर्टेंट। मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है। ये सभी पीवाईक्यूज होंगे जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं सेशन की लेंथ को बहुत ही कम रखूँगा और क्वेश्चंस में आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है? एसएससी के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेनली। एसएससी के कौन कौन से एग्जाम्स हैं? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ठीक है। ये सीरीज लास्ट तक चलेगी। स्टेनो में भी अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे आपके, ठीक है। सीपीओ मैथ्स के क्वेश्चन पूछे थे स्टेनो में भी, तो वहाँ पे भी काम आएगी आपकी। तो आई होप आप सेशन को लास्ट तक देखेंगे। एक बार एक दो क्वेश्चन के बेसिस पे जज मत करना, कम से कम हाफ क्लास को कंटिन्यू करना। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आधी क्लास तो कम से कम करें, हाफ क्लास को कंटिन्यू करें। उसके बाद जज कर देना, जो भी आपको सही लगे वो कर लेना। आप छोड़ के जाना हो छोड़ के जाना वीडियो को, कंटिन्यू करना हो तो कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बता रहा हूँ कुछ, वो समझ लीजिए। इसके बेसिक्स को मैं 2 मिनट में कवर कराऊंगा मात्र, ठीक है। बेसिक्स को कवर करा रहा हूँ मैं, पहले 2 मिनट लगेंगे बस। बेसिक्स में मेन परसेंटेज आपका ये चैप्टर। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? मान के चलिए आपकी कोई वैल्यू है 1%। परसेंट को हटाऊंगा मैं तो कैसे हटेगा? 1/100, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट ले लीजिए 2%। 2% को हटाने के लिए 2/100। परसेंट को हटाने के लिए उसके डिवाइड में, अपॉन में, बटे में, कुछ भी बोल लीजिए, इसको 100 लिख देते हैं। बटे अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया, सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं हम इसकी, जो आपने लोअर क्लास में पढ़ी होगी। कैसे होती है सिंपलेस्ट फॉर्म? काटते हैं हम इसको, जब तक ये कटता है कैंसल आउट कर दीजिए। 2 एकम 2 से 50 टाइम्स गया है तो ये 1/50 आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन होगी। अब अपोजिट चलो। अब नेक्स्ट में ही आपका फ्रैक्शन से, मैं F4 फ्रैक्शन दिखा रहा हूँ। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे? मान के चलिए आपकी कोई वैल्यू 50% है, सॉरी, अब की बार मैं अपोजिट कर रहा हूँ, तो अपोजिट कर लीजिए इसमें भी। मैं पहले ऐसे जा रहा था, इससे इस पे, अब की बार इससे इस पे जा रहा हूँ, तो क्या करूँगा? पहले 100 से डिवाइड था, अब की बार 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फ्रैक्शन लीजिए, जैसे कि फ्रैक्शन ले ली मैंने 50/100, ठीक है। मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊंगा, कैसे करूंगा? मल्टीप्लाई बाई 100। मैंने इतना सिंपल एग्जांपल क्यों लिया है? ताकि सबको समझ में आए। 100 से 100 कैंसल आउट, तो एक 50% बच गया। अब देखो आ गया ना परसेंटेज में। क्या किया था मैंने? वही 100 का मल्टीप्लाई। अब देखिए, जैसे ये फ्रैक्शन थी, 1/50 को फ्रैक्शन बनाना हो, सॉरी, 1/50 फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना हो, इसको परसेंटेज में कैसे बनाऊंगा? 1/50 मल्टीप्लाई बाई 100। 50 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपका? 2%। बस इतना ही है आपका। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। और सभी जो क्वेश्चन है वो आप अपने लॉजिक से कर लोगे, अपनी कैलकुलेशन से कर लोगे। जो मैं समझाऊंगा उसे अच्छे से समझ लेना बस। और भी इसमें एक दो क्वेश्चन और समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इससे अलग है जो। देखिए, जैसे कि मान के चलिए आपको कोई वैल्यू दी गई है, आपको वो निकालनी है, एक्स निकालनी है। आपको क्वेश्चन दिया है x% ऑफ 50 इज इक्वल टू 25, देन फाइंड x। हिंदी में लिख लीजिए इसको, x%, ठीक है। ऑफ का मतलब होगा का, 50 का x%, क्या है? इसको ऐसे पढ़िए, 50 का x% बराबर 25। तो x क्या होगा? x क्या होगा? बस वही करते जाइए आप।
ऑफ और का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई। एक्स डिवाइड में बटे में, परसेंट को हटाने के लिए 100 आएगा जो मैंने आपको बताया था। ऑफ या का इसको गुना कर देते हम, 50 को 50 लिख लेंगे, बराबर में कितना आया था मेरा 25। ठीक है, 50 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स बराबर में 25 गुने 2 25 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 50। और वहाँ पे ऑप्शन भी होते हैं आपके, ऑप्शन से भी वे कर सकते थे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ऑप्शन को रख के वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन को डायरेक्ट एक्स की जगह पे रख के परसेंटेज को सॉल्व करते, जिससे आंसर आपका 25 आ जाता, वो आंसर आपका करेक्ट हो जाता। इतना क्लियर है? अब मैं आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर चलता हूँ। ठीक है, स्पीड अगर आपको फास्ट लग रही है तो थोड़ी स्लो कर लेना, अगर स्लो है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं फास्ट कराऊंगा। और इससे भी ये देखिए आपका पी वाई क्यू है, ये मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं लिए, पी वाई क्यू है। ठीक है, याद रखना। अभी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ आपको। 0.5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20? 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? देखिए हिंदी वाले भी इंग्लिश का कंपैरिजन करके चलिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हिंदी में गलत होता है तो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन सही माना जाता है। यहाँ पे सही लिखा हुआ है क्वेश्चन, वैसे मैं बता रहा हूँ जो आपको कभी होता है अगर इनकेस, तो इंग्लिश को प्रीफरेंस देते हैं। देखिए इसको करने का तरीका 0.5 एज मतलब इक्वल कर लीजिए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा मैं लॉजिक बता रहा हूँ, जो अटकते हैं या फिर कुछ इंग्लिश वाले भी अटकते हैं। वट की जगह पे एक्स मान लीजिए, परसेंटेज की जगह पे परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। ऑफ मतलब ऑफ का 20, मैंने अभी बताया था इस तरीके का क्वेश्चन। 0.5 को 0.5 लिखेंगे, बराबर में परसेंटेज को हटाऊंगा बटे में 100। ऑफ मतलब का मतलब होता मल्टीप्लाई या गुना, गुने में 20, 20 से कैंसिल आउट कर दो, काट दो, 20 से 5 बार, 5 इधर जाएगा, 0.5 गुने में 5 बराबर में एक्स। तो एक्स कितना आ जाएगा? 0.5 गुने में 5, 5 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25। अब देखिए पॉइंट लगाने का तरीका देखिए, पॉइंट ये इधर है, मैं पॉइंट को बता रहा हूँ पहले। पॉइंट ये है, पॉइंट का राइट साइड ये होगा, पॉइंट का लेफ्ट साइड ये होगा। पॉइंट के राइट में कितने डिजिट है? पॉइंट के राइट में आपकी एक डिजिट है 5, सिंगल डिजिट एक डिजिट, तो इसमें भी पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट बचनी चाहिए, तो बीच में लग जाएगा पॉइंट 2.5। ठीक है, अब आप उसको ऐसे समझ में नहीं बैठा पा रहे हो, इस तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, 2.5%, ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। ये क्लियर हो गया होगा आपका? सॉरी इन केस आपको कोई डिस्टरबेंस होता है वॉइस में, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अभी मेरी थोड़ी सी क्लासेस नई नई है तो हो सकता है वॉइस में इशू आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बोला है राम्स इनकम। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट रीड कर रहा हूँ तो आप स्पीड को स्लो कर लेना। राम्स इनकम इज 2.5% मोर देन श्याम्स इनकम। दो व्यक्ति दिए हुए हैं, एक आपका राम है, एक आपका श्याम है। राम को आर से डिनोट कर रहा हूँ, श्याम को एस से डिनोट कर रहा हूँ। सबसे पहली लाइन को पढ़ा, जो बोला वो कर दिया, बस कुछ भी नहीं करना होता उससे अलग। देखिए बाय व्हाट परसेंटेज इज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम। इसमें बोला है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, पहले मैंने बोला है लाइन में लिखा 2.5%, 2.5% को फ्रैक्शन बना लेता हूँ, 2.5% है, परसेंट को हटाऊंगा बटे में 100 आएगा, पॉइंट को हटाऊंगा एक जीरो बढ़ जाएगा, क्यों? पॉइंट के राइट में एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। 25 से कैंसिल आउट कर लो, 25 से 1 टाइम जाएगा, 25 से 4 टाइम्स और एक जीरो आ जाएगा, 1/40। ठीक है, इसमें बोला है राम की इनकम 2.5% ज़्यादा है श्याम की से। किसकी ज़्यादा है? राम की ज़्यादा है, तो राम की ज़्यादा रहेगी। किससे ज़्यादा रहेगी? श्याम की से ज़्यादा रहेगी। नीचे वाली इनकम किसकी है? श्याम की। ये इतनी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा? एक ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? श्याम की इनकम से एक ज़्यादा राम की, यानी कि श्याम की इनकम है 40, राम की इनकम है 41। ये समझ में आया? अब इसमें बोला था परसेंट में बताओ, मुझे ये तो पता है श्याम की इनकम एक कम है राम से, परसेंट में कितनी कम है वो बताना है। ये लिखी हुई है लाइन, श्याम की आय राम की आय से प्रतिशत में कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है? एक कम है, एक कम है ना।
किससे कम होगी? वो 40 से तो कम नहीं होगी, 40 से तो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 41 से कम रही होगी। अगर आपको ये नहीं पता पड़ पा रहा कौन सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर आएगा, तो ये देखिए एक कम है, किससे कम है? 41 से कम है, मल्टीप्लाई बाई 100, किसके लिए? परसेंटेज में लाने के लिए। मैंने बताया था स्टार्टिंग में परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना। अब 41 से कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। 41 दूनी 82, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पॉइंट से पहले की डिजिट 2, 3, 1, 4 सभी अलग अलग है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इतने पे कर देता हूँ मैं इसको क्लिक, 2.43%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अभी। अंकिता वेट इज 20% लेस देन दैट ऑफ हर ग्रैंड मदर। अंकिता का वेट है 20% कम है, अंकिता का भार है 20% कम है दादी के भार से, ठीक है। द ग्रैंड मदर वेट 26 किलोग्राम लेस देन दी ग्रैंड मदर्स हस्बैंड। देखिए अब नीचे बोला गया है दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, ठीक है, जिनका भार 81 किलोग्राम है। हुज वेट इज 81 केजी। देखिए इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, हिंदी में भी यहाँ पे समझ में। ये किसका है 81? हस्बैंड का है, ग्रैंड मदर का खुद का है, उनके हस्बैंड का। ये ग्रैंड मदर हस्बैंड का, उनका वेट है 81। अब मुझे जिसकी वैल्यू फिक्स दी है, जिससे वैल्यू को चेंज कर रहे हैं वो वैल्यू चेक करनी है, इसमें वो दी हुई है। और वैसे मुझे कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं थी, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 26 किलोग्राम कम है, बट ये फिक्स वेट दे दिया मुझे ग्रैंड मदर के हस्बैंड का। तो मैं इससे सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहीं पे रुक जाता हूँ मैं, यहीं से मुझे पता चल पा रहा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रैंड मदर हस्बैंड GMH, ग्रैंड मदर के हस्बैंड का वजन है 81, ठीक है। अब इससे पीछे जाऊंगा मैं, ग्रैंड मदर का जो हस्बैंड है उनका 81 है, बट ग्रैंड मदर जो खुद है उनका वजन कितना है? 26 किलोग्राम कम है, 26 किलोग्राम कम है ना। तो 81 में से 26 घटाओगे तो कितना आएगा? 55, 55, ठीक है। घटा के देख लीजिए आप, इसमें से कितना कम किया मैंने? माइनस के 26। अब बोल रहा है यहाँ पे पहली लाइन में बोला था जो अंकिता का भार है उसकी दादी के भार से 20% कम है। अंकिता अंकिता का वजन 20% कम है। 55 का 20% निकालो, यहाँ पे देख लीजिए। 55, 55 का 20% कितना आएगा? 20/100, ठीक है। 20 से 5 बार गया, 5 से 11 बार गया, 11 बार काट दिया मैंने इसको। तो अब देखिए यानी कि 11 कम है 55 से। 55 से कितना कम है अंकिता का वजन? माइनस के 11 है। 11 करोगे तो 44, 44 आ जाएगा, ठीक है। अंकिता है। अब आगे की लाइन पढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया इफ अंकिता ब्रदर इज 8 किलोग्राम हेवियर देन अंकिता। अंकिता का जो भाई है वो 8 किलोग्राम भारी है अंकिता से, अंकिता के वजन से उसका 8 किलोग्राम ज़्यादा है अंकिता के भाई का। तो इससे 8 किलोग्राम ज़्यादा है अंकिता का भाई का वजन। ये कितना हो गया? 52, 52। अब उसमें पूछा है तो अंकिता के भाई का भार कितना है? वट इज द वेट ऑफ अंकिता ब्रदर? 52 किलोग्राम। मैंने कुछ नहीं किया, जो बोला क्वेश्चन में वही करता गया, आंसर निकलता गया। मैंने क्वेश्चन ना किया है ना ट्राई कर रखा है, मैंने क्वेश्चन जो टाइप इससे लिए थे वही क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए बैठ गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए अभी आप। इफ एन एम्प्लॉयज इनकम इज 72,000, एक एम्प्लॉय है उसकी इनकम कितनी है? 72,000, सॉरी, एम्प्लॉय की आय है, जो कर्मचारी की आय है वो 72,000 है, तो वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। यानी कि द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन इज इन सेविंग्स। देखिए मुझे इसमें 40% हायर मिल गया, तो मैं इससे सॉल्व कर सकता हूँ। बेसिकली मैंने पहले क्वेश्चन में भी आगे पीछे जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे भी ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। 40 से 41 करके इसमें भी देखिए मुझे क्या किससे ज़्यादा दिया ये पढ़ना जरूरी है। थोड़ी सी स्पीड कम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन इज इनकम, यानी कि अमाउंट का मतलब उसकी इनकम है वो ज़्यादा है 40% उसकी सेविंग से। एज फॉर सेविंग, आई फॉर इनकम, इनकम मतलब आय, सेविंग मतलब बचत, ठीक है। बचा ये आपका एक्सपेंडिचर जो कि खर्चा। ये समझ में आया? ये बचत है आपकी, ये आपकी आय है, ये आपका खर्चा। अब उसने बोला था 40% को सॉल्व कर लीजिए।
देखिए मैं एक बार एक पॉइंट समझा देता हूँ, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना आप अच्छे से। देखिए जैसे कि यहाँ पे बोला है, मान के चलिए ए अर्न्स 20% मोर, 20% मोर देन बी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करता आ रहा हूँ मैं यहाँ तक। मैं इसको पहले फ्रैक्शन बनाऊंगा, 20/100, बी से कम 20 पंजे, यानी कि एक ज़्यादा है, 5 से एक ज़्यादा है, यानी कि 6, 6/5, यानी कि ये ऊपर वाली ए की रहेगी, नीचे वाली बी की रहेगी। दूसरा तरीका देख लीजिए इसका, रेशो से कैसे करूंगा। ए 20% ज़्यादा कमा रहा है, मान के चलिए बी 100% कमाता है, तो ए कितना कमाएगा, उससे 20% अधिक कमाएगा, यानी कि 120% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यानी कि ए की आय ज़्यादा है, ए की आय ज़्यादा है, बट बी की तो फिक्स है ना, बी की मान के चल लीजिए 100 है, बी की 100 है, तो ए की कितनी होगी, 20% निकालेंगे, किसी भी 100 का कोई भी परसेंट निकालोगे वही वैल्यू आएगी। 100 का 30% निकालूंगा तो 30, 20% निकालूंगा तो 20, तो ए का 20%। ठीक है, ए का जो 20% है वो 20 ही आएगा, ए का 20% है, सॉरी, ए 20% निकालेगा अपने, बी की आय 100 है, उसका 20% निकालूंगा तो 20 ही आएगा, यानी कि ए की 20 ज़्यादा हो जाएगी 100 से, तो वो कितनी हो जाएगी, 120। 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, ए की 6 आ गई, बी की 5 आ गई, यही मैंने यहाँ पे किया था। समझ में आया कैसे करता हूँ मैं, सिंपल इसको ऐसे करता मैं, डायरेक्ट रेशो बनाना सिखा रहा हूँ। ए बट्टा बी की नीचे मानता मैं 100, ए के ऊपर लिखता 120, 20 छिक्के 120, 20 पच्चीस 100, 6/5, 6/5। और वैसे नंबर में देखूँ तो कितना ज़्यादा है, यूनिट में 1 यूनिट ज़्यादा। ये देखो 6 और 5 फिक्स वैल्यू नहीं है, ये रेशो होता है हमारा, ये 6x और 5x है, x की कोई वैल्यू आएगी वो इसमें मल्टीप्लाई होगी, तब जाके इनकी मुझे आय या इनकम पता चलती है। ठीक है, अब मैं वही उसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसका जो 40% है वो 40% बनेगा 2/5, यानी कि मेरी जो अमाउंट है, अमाउंट मतलब होता है इनकम, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है अभी। द अमाउंट इज डिपेंड्स इज 40% हायर देन इज सेविंग्स, सेविंग्स से नीचे, सेविंग्स मान के चलिए 100 है, ऐसे कर लीजिए, सेविंग्स 100 है तो इनकम 40% ज़्यादा, यानी कि 100 का 140 हो जाएगा वो, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, नीचे क्या था सेविंग, ऊपर क्या था इनकम, इनकम कितना आया 7, सेविंग कितना आया 5, यही मैं इससे करता। नीचे था आपका सेविंग, सेविंग कितना था नीचे 5, उससे 2 ज़्यादा करूंगा तो इनकम आ जाएगा आपका 7, एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा आपका, देखिए एक्सपेंडिचर कितना आएगा इस केस में, सॉरी मैंने क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। द अमाउंट इज स्पेंड 40% हायर देन इज सेविंग्स, स्पेंड्स जो खर्च कर रहा है वो ज़्यादा है, मुझे ये नहीं दिया हुआ है साथ। एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग, सेविंग 100 है तो 100 से ज़्यादा आपका स्पेंड कर रहा है वो 40%, 140 स्पेंड कर रहा है, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, यानी कि 5 आपका सेविंग है, एक्सपेंडिचर आपका 7 है, तो इनकम टोटल होगी, इनकम हमेशा होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ूंगा तो मैं आ जाएगा आपका 12, इनकम कितनी हो गई आपकी 12। ठीक है, मुझे इनकम कितनी दी हुई है, 72,000 दी हुई है, तो 12 की वैल्यू 72,000 है, 12 की वैल्यू 72,000 है, कितने गुने हैं, 6,000 टाइम्स है, 6,000 टाइम्स है। अब मुझसे क्या पूछा है, उसकी बचत कितनी है, बचत मतलब सेविंग कितनी है, 5 का 6,000 गुने कर दूंगा, 3 जीरो सेम एज इट इज आ जाएंगी, 5 छिक्के 30, 30,000, बचत कितनी आएगी आपकी 30,000। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अभी हम। ये क्वेश्चन और देखिए अभी, अ वुमन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज इनकम, सॉरी हर इनकम,
एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 80%, यदि उनकी आय 18% बढ़ जाती है, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 24%, और वह 24% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ठीक है, मान के चलिए जो वुमेन है, जो लेडी है, उनकी इनकम कितनी है? वो इनकम उनकी 300 है। क्योंकि देखिए मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, 300 क्या मान रहा हूँ ये समझा रहा हूँ एक बार, आपको ये डाउट आएगा। यहाँ पे बोला स्पेंड्स, ये पॉइंट दिख रहा, स्पेंड्स 2/3 ऑफ और इनकम। स्पेंड्स मतलब एक्सपेंडिचर लिख दूँ, ई स्पेंड्स खर्चा करना, एक्सपेंडिचर खर्चा करना, मैं इसको ई से डिनोट कर रहा हूँ। क्योंकि सेविंग को भी ऐसे डिनोट कर दूंगा, स्पेंड को भी ऐसे, तो उस पर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने ई से डिनोट कर दिया। ई बराबर खर्चा आपका बराबर में 2/3 है उसकी आय का, ई बटे आई। ई बटे आई कितना आया आपका? 2/3। अब देखिए उसने बोला था इनकम कितनी बढ़ रही है, 3 का 18% बढ़ाऊंगा तो पॉइंट में दशमलव में चली जाएगी, दशमलव में जाते ही कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन टाइम टेकिंग हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ 300। 2 जीरो क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जब मैं 18% में परसेंट कोटा के नीचे 100 लिखूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा उस टाइम पे। इनकम 18% बढ़ेगी, 300 का 18% निकाल लीजिए, कितना आएगा? 300 का 18% देखिए, 300 है आपका, 300 का 18%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 18 3 54, ये कितना आया आपका? 354। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना आपका? 200। मैं 2 जीरो लगा रहा हूँ अपनी तरफ से, क्यों बढ़ाई है आप समझ गए होंगे, ताकि पॉइंट ना आए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए। अब 200 का निकाल लीजिए, कितना परसेंट निकालना है? 24। 200 का कितना निकालना है? 24। 2 जीरो से 2 जीरो, 24 दूनी 48, 48 आ गया, 248 हो जाएगी बढ़ करके। सेविंग कितनी होती है आपकी? देखिए आपकी इनकम 300, खर्च 200 कर दिए, तो सेविंग कितनी हुई? 300 माइनस 200, 100। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग कैसे होगी? जो इनकम है उनका इनकम में से जितना खर्चा कर दिया उसको घटा देंगे, बचे हुई आपकी सेविंग हो जाएगी, आय की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे भी घटा दीजिए, 14 में से 8 गए तो 6, जीरो, 3 में से 2 गए तो 1। ठीक है, यहाँ पे 100 पे से 6, 106 हुई है, कितनी बढ़ी है हमारी? 6 बढ़ी है, 100 पे बढ़ी है 6, परसेंट में निकालूंगा गुना में 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितने बढ़ी है आपकी? 6% बढ़ी है सेविंग। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी हम। देखिए इस क्वेश्चन को और देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दी मंथली इनकम ऑफ रमेश इन ईयर 2021 वाज 18,600। देखिए उसकी इनकम है 18,600, और जो हमें दी हुई है एक्सपेंडिचर वो 12,400 दी हुई है रमेश की। ईयर 2022 इज इनकम इंक्रीज बाई 15%। क्वेश्चन को भी ना थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ा करो, स्किमिंग कहते हैं जिसे हम। इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई, देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ रही है, वो 8% बढ़ रही है, परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है सेविंग की हमें। ठीक है, अब देखिए रमेश की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर, उसका रेशो निकाल लेता हूँ मैं। इनकम रेशो एक्सपेंडिचर कैसे निकालूंगा मैं? रेशो में क्यों जा रहा हूँ? रेशो से क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन कम हो जाता है। ठीक है, कम क्यों कैसे हो जाता है? उसकी कैलकुलेशन हट जाती है। 18,600, 12,400, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटो, 2 से 9 बार, 3 बार, 2 से कितना? 93 बार गया है, 2 से 62 बार गया, 93 रेशो 62 आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं आपको बता रहा हूँ रियली, जो मैंने एक्चुअली इसको करके देखा था। क्यों? क्योंकि मैं इसको इस डाटा से करता हूँ बिना रेशो बनाए, तो ये डिफिकल्ट हो रहा था। तो मुझे पता है कैसे कटेगा, पहले 2 से कटता है, फिर 31 से कटता है। अब 31 दूनी 62, ये 31 से 3 बार, तो हो सकता है कई क्वेश्चन के आपको ना बनेंगे रेशो, क्योंकि आपका ध्यान नहीं जाएगा ना 31 से कट रहा है, तो आप उसी प्रोसेस से करोगे, आपको इस क्वेश्चन में टाइम लग सकता है। ठीक है, उसके लिए आप देख लेना थोड़ा सा किस स्पीड से करते हो इस क्वेश्चन को। इनकम रेशो, एक्सपेंडिचर रेशो, सेविंग कितना आएगा? देखिए 3 उसकी इनकम थी, 2 खर्च कर दिया, सेविंग कितनी थी? 1। तो वही कर लीजिए इसमें भी जो मैंने आपको बताया, 2 जीरो ले लीजिए, 2 जीरो बढ़ा ली, 300, 200, ये 100 बन गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए उसने बोला है उसकी इनकम बढ़ेगी जो 15% बढ़ेगी, 15% बढ़ा लीजिए, कितनी बढ़ेगी? 45 प्लस के 45। और जो एक्सपेंडिचर है वो 4%, सॉरी 8% बढ़ेगी। 8% बढ़ाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इसका 8% आएगा 16। अब देखिए 45 बढ़ी, ये 16 बढ़ी, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना आता है? सेविंग आता है। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो कितनी बढ़ी होगी?
देखिए ये 45 है, ये 16 है, तो ये आपकी रही होगी 29, क्योंकि 29 और 16 का जोड़ी तो 45 बनेगा। यानी कि ये सेविंग आपकी कितनी बढ़ गई, 29 बढ़ गई, ये 16 बढ़ गई। ठीक है, इससे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लेना, ये 345 बनेगी, ये आपका 216 बनेगा, यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आएगा वो 129 आएगा। ठीक है, 129, तो 100 पे से 29 बढ़ी है, 29%। समझ में आया, सेविंग कितनी बढ़ी है, 29%। क्लियर हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। अभी विपुल है, स्पेंड कर रहा है आपका 30% ऑफ द मंथली इनकम ऑन रेंट। अब देखिए इसको तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी नहीं है भाई, आपको 100 मानना पहले। जो टोटल उसका इनकम है वो 100 रुपये की है, जो उसकी इनकम है मंथली वो 100 रुपये की है, किसकी, विपुल की। और उसमें से रेंट पे कितना खर्च कर दिया उसने, रेंट पे खर्च कर दिए 30 रुपये, बचे कितने उसके, 70। आगे की लाइन में देखिए रिमेनिंग है, आर फॉर रिमेनिंग, रेंट मैंने पूरा लिखी दिया, 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरीज। अब 70 बचा हुआ है, रिमेनिंग 70 है, उसका 60% लेना है ग्रोसरीज पे, 42। अब बचा कितना आपका यहाँ पे, 40%, तो 40% निकाल दीजिए, इसका 60% आ गया, इसका 40% निकाल दीजिए, कितना आएगा, 28। 28 किस पे खर्च कर दिया उसने, अदर्स पे। ठीक है, डाटा दिया हुआ है उसने, अदर्स बोल रखा है इसको। ठीक है, ये अदर्स पे खर्च कर दिया, तो उसने बोला है कि ही सेव्स 7056 इन ए मंथ। अब देखिए 7056 बचाता है वो, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर्स, जो उसने 40% रिमेनिंग का वो अदर पे खर्च कर दिया। ठीक है, जो कि वैल्यू दे रखी है मुझे 28, पर वो मुझे 28 कहाँ पे दे रखी है, उन्होंने बोल रखा है 28 का 60% वो सेव करेगा। जब उसने सीधा सा समझिए आप, 40% यहाँ पे रिमेनिंग का अदर पे खर्च कर दिया, तो 60% बचाया होगा ना। अब इसका 28 का, इसका 60% निकाल लीजिए, इसका 60% निकालोगे तो कितना आएगा, 6×8 = 48, 6×2 = 12, 4 16, पॉइंट लगा दीजिए, 16.8। 16.8 की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 7056, 7056 दी हुई है। मुझे निकालनी कितने की है, मुझे बोला है उसमें क्वेश्चन में, हाउ मच डज इट स्पेंड ऑन ग्रोसरीज, ग्रोसरीज की निकालनी है मुझे। तो ग्रोसरीज की निकालने के लिए देखिए, ग्रोसरीज की निकाल रहा हूँ, तो उस केस में 16.8 की वैल्यू 56 है, एक की वैल्यू 7056 डिवाइड बाई 16.8, पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो आंसर बनेगा यहाँ पे 42 की वैल्यू निकालनी है। जब 68 से काटूंगा, पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, ये 42 बार कैंसिल आउट होता है। जब 42 बार कटेगा तो वैल्यू बनेगी आपकी 17,640। कैसे बनी, मैंने कैसे देखा है क्वेश्चन में, देखिए 42 0 0, 42 दूनी 84, 40 आएगा लास्ट में, 40 इसमें है। ये क्वेश्चन क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टूगेदर अमाउंट टू 9,60,000 रुपये। 9,60,000 है, पी और क्यू सेव्स 64%, 44% रेस्पेक्टिवली देयर इंडिविजुअल सैलरीज। पीज एक्सपेंडिचर इज 8 टाइम्स क्यूज एक्सपेंडिचर, पी की जो एक्सपेंडिचर है 1.5 गुना है क्यू की एक्सपेंडिचर का। ये लाइन इंपोर्टेंट करने वाली है, पी का 1.5 गुना है क्यू का एक्सपेंडिचर। पी का जो एक्सपेंडिचर है वो 1.5 को लिख सकता हूँ 3/2 ऑफ क्यू लिख सकता हूँ, यानी कि पी बराबर में 3 यूनिट, क्यू बराबर में 2 यूनिट। क्लियर है। अब देखिए 64% है, 64% क्या होता है, 64% को लिख सकता हूँ मैं ऐसे ब्रेक करके, 64/100, 64/100 लिख दिया तो ये आ जाएगा 16/25। 25 नीचे वाली जो आपकी वैल्यू वो टोटल वैल्यू यानी कि इनकम, ये आपका सेविंग है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ 44% को 44/100, 4 से काटूंगा तो 11/25। नीचे आपका इनकम है टोटल, ऊपर आपकी एक्सपेंडिचर, सॉरी सेविंग है, क्योंकि मुझे सेविंग का रेशो दिया है। यहाँ पे पी लिख लीजिए, यहाँ पे क्यू लिख लीजिए, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग। देखिए इसकी पी की जो इनकम है वो कितनी दी हुई है मुझे, 25। क्यू की कितनी है, 25। ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है, हमेशा रेशो है जो आपका अज्यूम किया जाता है। ये 25 है। एक्सपेंडिचर आपका कितना बचेगा, सेविंग में से घटा लीजिए, 25 में से 16 घटा लीजिए, सेविंग आपकी 16, यहाँ पे 11, 25 और 16 का डिफरेंस देखिए,
कितना आया 9। 25 और 11 का डिफरेंस कितना आया 14। अब मुझे एक्सपेंडिचर को पहले सेम बनाना होगा, तब जाके मैं इसको 3 यूनिट, तब जाके मैं इसको 2 यूनिट बना सकता हूँ। देखो सेम बनाने के लिए इस वाले को सेम बनाने के लिए इसमें 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाले को सेम बनाने के लिए इसमें 9 से। अगर एलसीएम बन जाता है इनका, एलसीएम होता तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करता, पर ये दोनों अलग अलग नंबर है, उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम बनेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 14 से, यहाँ पे 9 से, तो यही काम इसके साथ करना होगा। यहाँ पे 14 हो जाएगा तीनों साइड में गुना, यहाँ पे तीनों साइड में 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सभी 14 गुना होंगे, ये 9 गुना होंगे। अब मुझे इसको 3 यूनिट बनाना है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसको 2 यूनिट बनाना है तो इसमें 2 यूनिट से गुना कर दीजिए। क्लियर है, हो गई ये वाली लाइन कंप्लीट। यही पॉइंट था, 1.5 गुना कर रहे हैं हम क्यू की एक्सपेंडिचर का। मुझे रेशो पी सैलरी क्यू की सैलरी से पूछा है, तो 25 गुना 14 है पी की सैलरी, इनकम, सैलरी मतलब इनकम, पी क्यू, ये 14 गुना 9 है, सॉरी 25 गुना 9 है। अब इसमें भी 3 से गुना होगा, इसमें भी 2 से गुना होगा। जब उसमें 3 और 2 हुआ तो एक्सपेंडिचर में जो काम होगा वही इनकम और सेविंग के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 25 से 25 काट दीजिए, 25 से 25 काट दिया, 3 से 3 बार काट दीजिए 9 को, 2 से 7 बार काट दीजिए। कितना आया रेशो 7:3। ये इनका रेशो ही तो था, यहाँ पे पी और रेशो क्यू चल रहा था। ठीक है, आंसर कितना बनेगा 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। देखिए इसमें बोला हुआ है इन जनवरी 2022 कृति पेड एन ईएमआई विच वाज 22% ऑफ मंथली सैलरी। कृति ने एक ईएमआई चुकाई थी, पे की थी, जिसका मासिक वेतन का 22% थी, उसके मासिक वेतन का वो 22% थी। मान लीजिए उसका जो मासिक वेतन है कृति का, सैलरी है जो, वो इनकम है, वो उसकी 100 रुपये है। किसकी, कृति की 100 रुपये की इनकम है, और उसमें से ईएमआई उसकी 22 है, 22 रुपये की उसकी ईएमआई चली गई। बचे कितने उसके पास, कृति के पास बचे कितने, इसके बाद बचेंगे 100 में से 22 जाने के बाद 78 रुपये। ठीक है, अब इन 78 के साथ वो क्या क्या करेगी वो आगे पढ़िए। सी स्पेंड द रिमेनिंग सैलरी ऑन शॉपिंग ऑफ ग्रोसरीज एंड क्लॉथ्स इन दी रेशो ऑफ 7:5। अब देखिए 78 को 2 पार्ट में खर्च कर दिया उसने, 7:5 के में। 7:5 का मतलब है एक वैल्यू, एक सामान पे आपके 7 रुपये खर्च करे तो दूसरे सामान पे 5 रुपये खर्च करे। ठीक है, 78 का टोटल कितना है, 7 और 5 12, यानी कि टोटल आपका 12 है। टोटल कितना है 12, 12 खर्च नहीं करे उसने 78। देखिए जो आपको वैल्यू दी हुई है ना, यहाँ से आपको वैल्यू जो मिलेगी वो पॉइंट में मिलेगी, क्योंकि 12 की वैल्यू दी हुई है 78। अब एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 12×6 = 72, बचा 6, 12×5 = 60, 6.5, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 6.5 है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6.5 गुने, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6.5 गुने 6.5 टाइम्स, 6.5 टाइम्स, 7×5 = 35, 7×4 = 3, 45, 45.5। अब इसका देख लीजिए, पाने पाने 25, 5×3 = 32, 32.5। देखिए 7 किसके लिए था, 7 था आपका ग्रोसरीज के लिए, ये ग्रोसरीज पे था इसका। 32.5 आपका किसके लिए था, क्लॉथ्स के लिए, ये क्लॉथ्स के लिए थे आपके। ठीक है, इतना खर्चा हो चुका है उसका। सी स्पेंट 18,200 ऑन द शॉपिंग ऑफ द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स पे उसने 32.5 खर्च करे, हमने बोला क्लॉथ्स पे उसने, हमने बोला है तो, बट क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे कि उसने क्लॉथ्स पे 18,200 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, 18,200 रुपये खर्च कर दिए उसने, क्वेश्चन में तो यही बोला, बट हमारे अकॉर्डिंग 32.5 यूनिट आई है, ये यूनिट है। तो एक यूनिट कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18,200 डिवाइड बाई 32.5। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ऊपर एक जीरो आ जाएगी आपकी, पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को हटाने के बाद एक डिवाइड कर लीजिए इसको,
जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आती है, मैं एक बार वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करके कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये वैल्यू आएगी आपकी 560, एक यूनिट की वैल्यू 560 आई है। ये क्लियर है। अब मुझे क्या बोला है इसने, आफ्टर 100% की वैल्यू और निकाल लीजिए, क्योंकि टोटल जो रुपए हैं उसके पास 100 है, टोटल इनकम 100 है, 100 यूनिट है वो भी। तो 560 गुना में 100 आएगा आपका 56,000। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला है इन फरवरी 2022, फरवरी जो आपकी 2022 में उसकी सैलरी 16% इंक्रीज कर दी गई, यानी कि 116/100, या तो 16% निकाल के जोड़ दीजिए, डायरेक्ट 116/100 कर दीजिए। अब इसमें जोड़ने की जरूरत, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 56,000 में, ये डायरेक्ट ही वो बढ़ी हुई वैल्यू ही देगा। अगर मैं 16% निकालता 56,000 का, तो फिर मुझे वो ऐड करना पड़ता, तब जाके बढ़ी हुई इनकम आती उसकी, कृति की। ठीक है। अब 116/6 निकालूंगा मैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, अब इसमें यूनिट डिजिट काम आ जाएगी, एक जीरो तो रहेगी रहेगी इसमें, जीरो को हटा लीजिए। बट जब मैं इसकी इससे गुणा करूंगा तो 6 से 6 की गुणा, 6 6 36, लास्ट की टू डिजिट कितनी आनी चाहिए मेरी, 60, तो एक ही ऑप्शन में 60 दिख रहा है, 64,960, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 28%, पेट्रोल का जो प्राइस है वो 28% बढ़ जाता है, व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, वो समझ लीजिए पहले। एक्सपेंडिचर होता है जो आपका, ई इज इक्वल टू होता है प्राइस, एक्सपेंडिचर को मैं पी से, सॉरी ई से नोट कर रहा हूँ, पी प्राइस, सी कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब है जो आप चीज यूज कर रहे हो, खपत कर रहे हो जिसकी, प्राइस मतलब उसकी कीमत, ई मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है शॉर्ट में पी सी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं पी निकालूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा सी, पी आएगा आपका ई अपॉन सी। ये क्लियर है। अब मैं यहाँ से सी निकालूंगा तो सी आ जाएगा ई अपॉन पी। बट जैसे कि कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दो, कांस्टेंट कर दो, फिक्स कर दो, चेंज ना हो, ऐसा कुछ बोलेगा। अगर ये ऐसा बोला जाए तो ई आपका 1 यूनिट मान के चलो, ई को 1 यूनिट करके 1 पी सी, और पी और सी के बीच का रिलेशन कैसा आएगा, पी इज इक्वल टू 1/सी। ठीक है। तो पी बराबर में 1/सी, इस ये पी और सी आपके उल्टे दिख रहे हैं एक दूसरे के, पी इनवर्सली होगा सी के, यानी कि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली होंगे। फिजिक्स के चैप्टर किए होंगे आपने 11th-12th में, नहीं किए 10वीं में किए होंगे, 9th में किया होगा। तो ये मैं फिक्स करता हूँ, मैं इसको कांस्टेंट करता हूँ, तो कांस्टेंट के लिए के मान लेता हूँ। ठीक है, उस तरीके से समझाता हूँ अभी। तो पी सी बराबर के है, तो पी बराबर के अपॉन सी होगा, के आपका कांस्टेंट है, तो पी इनवर्सली रिलेटेड टू सी, इस इनवर्सली को हटा के के आता है, ऐसा कांस्टेंट आपने फिजिक्स में देखे होंगे। तो ये इनवर्सली का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। जब एक वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो पी बढ़ेगा तो सी घटेगा, यानी कि मान के चलो कोई वैल्यू पहले 10 रुपए की 1 किलो आ रही थी, 10 रुपए की पहले कोई वैल्यू 1 किलो आ रही थी, कोई भी क्वांटिटी मान लीजिए, 10 रुपए की आप 1 किलो चीनी लेके आ रहे थे पहले। अगर मान के चलो उसके प्राइस हो गए 20 रुपये, 20 रुपये, तो भी 1 किलो तो आ रही है, बट जो आप कंजम्पशन है उसका कम कर दोगे, कंजम्पशन आपका उस केस में कम हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे किसी वैल्यू की कीमत बढ़ती है, जो जनरल टर्म में होता है, वो उसकी कंजम्पशन को कम करता है। जैसे जैसे किसी वैल्यू का प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन घटेगी, प्राइस कम होगा कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि कोई भी मार्केट में कोई वैल्यू कम प्राइस पे मिलने लगेगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, अगर उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो लोग उसको कम कंज्यूम करेंगे, कम खरीदेंगे, कम खपत करेंगे उसकी। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन देखिए, प्राइस ऑफ द पेट्रोल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी, प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाई 28%, 28% है, 100 से 128 कर देंगे हम, तो 100 से 128 है, पहले 100 मानते हैं हम किसी भी वैल्यू को, काट लीजिए, 4 से 25 बार कटेगा, 4 × 3 = 12 है, 4 से 32 बार कटेगा। ठीक है, 25 से 32 हो गया। ये देखिए पहले की पुरानी वैल्यू है, ये ओल्ड,
ये न्यू वैल्यू जो आफ्टर बढ़ने के बाद आई है। मैं ओ और एन से डिनोट कर रहा हूँ पुरानी और नई वैल्यू, पुरानी और नई। ओल्ड पुरानी जो पहले थी, बट जब वो 28% बढ़ गई तो नई वैल्यू 32 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड। सी मतलब कंजम्पशन है। ये यहाँ पे जो वैल्यू रहा है उससे कितना परसेंट डिक्रीज जाएगा। यानी कि पहले आप 10 यूनिट खर्च कर रहे थे तो अब शायद 7 करो, 5 करो, 6 करो, 3 करो, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो आप कम खरीदोगे। वो कितना कम होगा वो पता लगाना। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड, मैंने यही कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई वैल्यू अनचेंज रहती है, अगर ई एक्सपेंडिचर अनचेंज होगा, अनचेंज्ड अनचेंज्ड होगा, तो इनमें इनवर्सली रिलेशन चल जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये बताया था। ठीक है, अब मुझे ई को कांस्टेंट करना है। ई एक फिक्स वैल्यू रखनी है, यानी कि ई की वैल्यू जो पहले टाइम पे थी यहाँ पे और यहाँ पे, वो दोनों जगह सेम आनी चाहिए। तो 25 में इसको गुना कर दो यहाँ पे लाके, 32 में इस 25 को यहाँ पे लाके गुना कर दो, तो वैल्यू सेम ही तो आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर मैं इस 32 को यहाँ पे लाके रख दूँ, इस 25 को यहाँ पे लाके रख दूँ, इसके पीछे का लॉजिक होता है, जब ये पी और सी इन्वर्सली हो जाते हैं तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है। तो 32 इधर आ गया, 25 इधर चला गया। अब इनकी वैल्यू जो आएगी वो फिक्स आएगी, वो कांस्टेंट आएगी, मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी निकाल रहा हूँ। 25 दूनी 50, 25 दिया 75 और 5 80। यहाँ भी सेम मल्टीप्लाई है, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 5 80, यानी कि 800। एक्सपेंडिचर उसका 800 यूनिट था पहले भी, अब भी 800 यूनिट ही कर रहा है वो। ठीक है, एक्सपेंडिचर है जो रुपए में आया है, सॉरी अब यूनिट बोल रहा हूँ मैं, आप इसको कुछ भी लगा लीजिए, यानी कि वो पहले भी 800 था, अभी भी 800, वो फिक्स है। ठीक है, अब कंजम्पशन देखिए, कंजम्पशन कितना घटा। अब देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है ना, कंजम्पशन घटा। प्राइस 32 है तो कम कंज्यूम कर रहा है वो वैल्यू, अगर प्राइस 25 है तो कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है। तो 32 पे से 25 पे आ गया, कितना घट गया? 7 घट गया। 7 किस पे से घटा? 25 पे से थोड़ी घट सकता है, 25 पे से थोड़ी घटेगा, 25 पे से तो बढ़ जाता। 32 पे से घटा, नीचे कौन सी वैल्यू आएगी जिससे घटा है? 32 से घट के 25 पे आया, गुना में 100, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। 4 से काट दो या फिर ऐसे ही रहने दो, क्योंकि डिवाइड देने में आसानी होगी। 700 को भाग दूंगा मैं 32 से, 32 दूनी 64 और 6 70, 60। 32 से 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। ये कितना आएगा? 21 पॉइंट समथिंग, तो 21 है इसमें और किसी में नहीं है 21, ये आ जाएगा ऑप्शन बी, 21.88%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। जो आपका प्राइस है वो 100 से 75 कर दिया है, 25 से कम, 25 चौके 100, 1/4, 4 से 3 कर दिया गया है। एंड देयरफॉर ए पर्सन कैन परचेज 30 किलोग्राम मोर राइस। इस वजह से कोई भी जो आपका व्यक्ति है वो 30 किलोग्राम ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा, एक्सपेंड कर पाएगा। ठीक है, परचेज 30 किलोग्राम मोर राइस इन दी सेम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी सेम है। इफ एक्सपेंडिचर इज 5400 रुपये, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एक्सपेंडिचर सेम बोल दिया, एक्सपेंडिचर सेम होने पे पी आपका सी बन जाता, बट उसका अपोजिट बनेगा। कैसे बनेगा? यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ये तरीका बताया था मैंने आपको, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था वो आपको समझ में आया था। उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्राइस को देखिए, 4 से 3 कर दिया गया तो कंजम्पशन बढ़ेगा। जहाँ पे कम रुपए में वैल्यू मिलेगी वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। अब जहाँ पे कम ज़्यादा रुपए में वैल्यू मिलेगी वहाँ पे कम कंज्यूम करेंगे। देखिए तो 3 से कितना बढ़ गया हमारा, कोई भी वैल्यू जो बढ़ी है 3 से 4 बढ़ा, यानी कि 1 बढ़ा। 1 नहीं बढ़ा, वो कितने यूनिट बढ़ा है हमारा हमारा वो बना है 30 किलोग्राम, यानी कि 30 गुने बढ़ा है। यानी कि 30 गुने बढ़ा है, तो इसमें बोला है ये प्राइस है ना जो आपका 5400 रुपये, इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे। देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। ठीक है, तो अभी देखिए अब बताऊंगा 5400 अब कहाँ पे काम आएगा आपको। ये 1 की वैल्यू 30 आई है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 90। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 120। ये क्वांटिटी आपकी 90 केजी और 120 केजी। अगर क्वेश्चन में पूछा होता हम कितना कंज्यूम कर रहे थे पहले, 90 किलो,
क्वेश्चन का पूछा होता बाद में कितना कंज्यूम कर रहे हैं प्राइस के घटने के बाद, तो 120 किलो। ये क्लियर है। बट उसने पूछ लिया हमसे कितने रुपए पर किलोग्राम बिक रही थी ओरिजिनल में, शुरुआत में जब 90 किलो थी, तो 5400 रुपये यहाँ पे खर्च कर रहे थे हम, खर्चा सेम कर रहे थे हम, 5400 रुपये यहाँ पे खर्च कर रहे थे। तो 5400 रुपये में हमने कोई 90 किलो वैल्यू ली, तो उसका प्राइस कितना रहा होगा। जैसे कि मान के चलो आप 500 किलो चीज लेके, 5000 रुपये की कोई चीज लेके आए हो, ठीक है। 5000 रुपये के आपने 50 किलो मान के चलो चीनी खरीद ली, 50 किलो चीनी लाए हो 5000 रुपये की, तो 1 किलो चीनी कितने की रही होगी, तो डिवाइड दोगे ना आप केजी से, रुपए को डिवाइड दोगे ना केजी से, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। 5400 रुपये को डिवाइड दोगे ना केजी से, 90 केजी से, 50 से भाग देते आप इसे, कितने बार जाता आपका, 100 बार जाता, 100 रुपये पर केजी सॉरी 100 रुपये पर केजी बनती ना आपकी वैल्यू, जो प्राइस बनता ओरिजिनल वो चीनी का 100 रुपये पर केजी का बनता ना, पर केजी का। ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, जो वैल्यू है रुपए है डिवाइड बाई केजी 90, कितना होना, 9 से 6 बार कटेगा, 60 रुपये पर केजी। ये तो ओरिजिनल में है। बट अगर बाद वाली वैल्यू पूछ ली जाए, जब वैल्यू आपकी प्राइस की घट गई थी, कंजम्पशन बढ़ गया था, तब आपका कितना था, तो 5400/120 होगा। 5400/120 को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। 12 चौके 48 और 6 54, 12 पंजे, ये 45 रुपये पर केजी। अब देखो आपका वैसा भी क्लियर है कि अगर आप मान के चलो आपको ये नहीं समझ में आ रहा 120 का निकालना 90 का, अपने दोनों का आंसर निकाल के चेक करते। 45 तो है ही नहीं ऑप्शन में, बचा कौन सा, 60। 60 ही आता। वैसे भी क्वेश्चन समझना जरूरी है, हो सकता है कि दोनों ऑप्शन में आ जाए। 60 रुपये पर केजी, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अभी हम। ठीक है, यहाँ पे बोला रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस। अगर आपका जो प्राइस है किसी भी चीज का, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोला सॉल्ट का प्राइस हो 15% कम हो जाता है, यानी कि 100 पे से 15 कम हो गया, कितना हो गया, 85 हो गया। 100 पे से 15 कम हो गया, 85 हो गया। 100 पे से 15 कम हो गया, 85 हो गया, ठीक है, ये क्लियर है। तो प्राइस कितना हो गया, 100 से 15 कम, 85। 100 और 85 को कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा। आगे देखिए, आगे बोला है इन दी प्राइस ऑफ द सॉल्ट अनेबल्स ए पर्सन टू बाई 2 किलोग्राम मोर फॉर 272। और यहाँ पे जो आपका एक्सपेंडिचर है वो बोला है नहीं है, मतलब वो आपका जब तक बोला नहीं जाए चेंज करने के लिए, जब तक का वो एक्सपेंडिचर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा। यानी कि एक्सपेंडिचर आपका अनचेंज रहेगा यहाँ पे, तो कंजम्पशन का इन्वर्स हो जाएगा, ये प्राइस के अपोजिट हो जाएगा कंजम्पशन। यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। कितने यूनिट कंजम्पशन बढ़ा दिया आपने, 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम नहीं बढ़ाया आपने, कितना बढ़ाया था, 2 किलोग्राम। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 0.666, ऐसे कुछ आएगा तो 2/3 लिख दो इसको, 2/3, यानी कि 17 का 2/3 कर दो। 17 का 2/3 कितना आएगा, 17 का 2/3 कितना आएगा, 34/3। हालांकि मुझे इस वैल्यू की जरूरत नहीं है, मुझे रिड्यूस प्राइस पूछा है, ये वाला रिड्यूस प्राइस 17 है, ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है, इधर वाला पार्ट। तो इसका 2/3 गुना कर दूंगा तो 20 दूनी 40, 40/3 किलोग्राम। समझ में आए। 20 से 17 कर दिया, 17 से 20 यूनिट, 3 यूनिट बढ़ाया नहीं, 3 यूनिट नहीं बढ़ाया हमने, कंजम्पशन एक्चुअल में 2 किलोग्राम ही बढ़ाया है। तो 1 यूनिट यानी कि 2/3 गुना करना पड़ेगा मुझे, 17 का भी 20 का भी, तो 40/3 किलोग्राम आ गया। रिड्यूस प्राइस ऑफ द सॉल्ट पर केजी, ये तो किलोग्राम आया, मैंने अभी बताया था आपको पर किलोग्राम वैल्यू निकालने के लिए कैसे सॉल्व करते हो, देखो समझा रहा हूँ यहाँ पे। मान के चलो आप 20 किलो आलू लेके आए हो, आपको पता 20 किलो आलू हैं, ठीक है, 20 किलो आलू हैं, और वो कितने रुपए में दिए हैं, कितने रुपए में दिए, वो मान के चलो आपको दे दिए उसने 160 रुपए में। तो आपको पर केजी कैसे निकालोगे, जो रुपए हैं 160, उसको डिवाइड दोगे, रुपए को डिवाइड दोगे केजी से, रुपए को डिवाइड दोगे हमेशा केजी से। यहाँ पे भी सेम करना है, 160/20 आता, 20 से 8 बार काटते हैं, 8 रुपये पर केजी। यहाँ पे लिख रहा है ना पर केजी, रुपए पर केजी निकालना है, तो रुपए ऊपर केजी नीचे, रुपए ऊपर यानी कि 272 ऊपर, केजी नीचे, 40/3, 40 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 40
नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। मैं इसको 4 गुना 10 लिख दूँ, 4 गुने 10 40 को, 4 से काटो, 4 सिक्के 24, 3 4 अट्टे 32, 68 गुने 3, 3 अट्टे 24, 3 6 18 और 2 20, पॉइंट लगा लो, 20.40। क्लियर है? ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 20.40, ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अभी हम इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए तब तक के लिए, ठीक है। ए नंबर इज डिक्रीज बाई 20% टू गेट दी अनदर नंबर। नंबर को 20% से घटाते अनदर नंबर लेने के लिए, 20% से घटाएंगे, यानी कि 100 पे से 20 घटा दिया तो कितना आ गया? कोई भी नंबर, 80। आगे बढ़िए, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज इंक्रीज बाई 200% टू गेट ए थर्ड नंबर। द डिफरेंस of the third number and the original number is what percent more or less than the difference of the second and the third number। अच्छा ये पूछा आपसे, देखिए नंबर ए, सॉरी, नंबर को मैं क्या मानूंगा? ए बी सी, 3 नंबर मान लेता हूँ। एक नंबर ए आपका, एक नंबर बी है, एक नंबर सी है। ए, एक आपका बी, एक नंबर आपका सी। फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर ऐसे लिखना चाहो तो लिख लेना, तो आप ए बी सी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वन नंबर इज डिक्रीज बाई 20% टू गेट दी अनदर नंबर। मान के चलो वो 100 है वो नंबर, और उसका मैंने 20 घटा दिया तो कितना आ गया? 80। वेट अ सेकंड, ठीक है। देखिए ये नंबर अगर 100 है, 100 पे से 20 घटा दिया तो कितना आ गया? 80। 100 का 20% 20 ही होगा, इसलिए 20 घटा देते हैं। अब जो नंबर आपका अगला नंबर है, द नंबर सो ऑब्टेन्ड, ये 80 जो मिला है, जो नंबर ऑब्टेन किया, 80 तो ऑब्टेन हुआ मुझे अभी, अभी जो मैंने निकाला वो नंबर 80 है, उसका इंक्रीज कर दूंगा 200%। अब 80 का 200% यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्टली भी ऐड कर देता मैं वरना। देखिए 100 से 2 बार कटेगा, 80 दूनी 160, 160 जोड़ दीजिए, इसमें कितना आ गया? 160 प्लस 80, 240। ए बी सी, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तीनों नंबर आ चुके हैं। डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड ओरिजिनल नंबर, ये पहले वाला ए, यही ओरिजिनल नंबर, ठीक है। यही फर्स्ट नंबर, यही ओरिजिनल नंबर आपका, ओ ओरिजिनल, ठीक है, ओ से। ये थर्ड नंबर आपका, तो थर्ड यानी कि सी माइनस ए कितना आएगा? सी माइनस ए 100 और 240, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 140। 600, 600 लगा लेता हूँ मैं, फिर भी पूछा नहीं है शायद। आगे देखिए, इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द डिफरेंस ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड नंबर। कितना परसेंट कम है या ज़्यादा है डिफरेंस ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड? सेकंड और थर्ड का डिफरेंस कितना? 80 और 240 का डिफरेंस है, तो सी और बी का डिफरेंस कितना दे रखा है? वो दे रखा है मुझे 160। तो 20 अट्टे 140, 20 अट्टे 160। अब ये नंबर कितना कम या ज़्यादा है इससे? कितना कम या ज़्यादा है इससे? ये नंबर, ये वाला कितना कम या ज़्यादा है इससे? ये नंबर कम ही तो है। कितना कम है? एक कम है। किससे कम है? 8 से कम है। गुना में 100, ऐसे बोला करो जिससे फील आए। ये नंबर कितना कम या ज्यादा? ज्यादा तो दिख ही नहीं रहा, कम दिख रहा है, एक कम दिख रहा है। 7 से तो कम होगा नहीं, 8 से ही तो कम होगा, तभी तो 7 बनेगा ये नंबर। 8 से कम है, एक कम है। 1/8/100 होता है आपका 12.5। क्लियर है? तो ये आपका 12.5% कम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। फिर
दी सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 25%। इसको करने के दो तीन तरीके हैं। इफ देन इट इज डिक्रीज बाई 12%। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज। मैं इसको सक्सेसिव के थ्रू भी कर सकता हूँ, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। दूसरा तरीका इसका रेशो मेथड से भी है, रेशो से भी कर देता हूँ मैं इसको, और उस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, देखो पहले 100 पे से 25 कर दी गई है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है देन डिक्रीज बाई 12%। 100 पे से 12 घटा दी गई है, कितनी आएगी? 88। काट दीजिए इसको, इसीलिए मैंने बीच में जाके छोड़ी थी, मुझे पता है काटना है। 25 चौके 100, 25 पंजे 125। इसको 4 से 25 बार, 4 से 22 बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 25 चौके 100, 22 पंजे 110। कितनी बढ़ी है? 100 से 10 बटे 100 गुना में 100। जीरो से जीरो कट गई, 100 से 100 कट गया, सॉरी। 10%। इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज? 100 से 110 बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी तो है ये। यहाँ तो क्लियर है आपका, इंक्रीज हुई है, इंक्रीज बाई 10%। दूसरा मेथड भी देख लीजिए इसका। दूसरे मेथड में क्या करेंगे हम? सक्सेसिव से भी कर देता हूँ इसको। मैं इस मेथड से करता हूँ। एक्स, एक वैल्यू एक्स है, दूसरी वाई है, प्लस में एक्स वाई बटे 100। अब देखिए प्लस का ये जो सिंबल है लगाया है, वो डिपेंड करता है वैल्यू पे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव लूंगा, इंक्रीज है तो। अगर डिक्रीज है तो नेगेटिव का सिंबल लूंगा। इंक्रीज और डिक्रीज, ये क्लियर है? इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इंक्रीज होगी तो प्लस, डिक्रीज होगी तो माइनस। द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 25%। 100 पे से, अब की बार 100 से नहीं करना मुझे। एक्स है 25%, वाई आपका 12%। 25%, वाई आपका माइनस के 12%, क्योंकि वो डिक्रीज हुई है। तो 25 माइनस के 12 प्लस में 25 गुना में माइनस के 12 बटे में 100। 25 में से 12 गए तो 13, माइनस 12 पंजे साढ़े 12 दूनी 24 और 30, 300 बटे 100। 3 आएगा, 13 माइनस 3 10। अब ये वैल्यू 13 और 3 का डिफरेंस पॉजिटिव आई है। अगर ये घट के माइनस का 10 आ जाती तो 10% डिक्रीज हो जाता, बट ये अभी पॉजिटिव आई है तो 10% आपका इंक्रीज है। क्लियर है? ये दोनों तरीके से कर दिया मैंने आपका। ठीक है, क्लियर है? एक और मेथड बता दूं फिर इसका। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, बट वो सेम ही है, अगर उसको नहीं भी बताऊंगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, वो सेम सही मेथड है। वो वैसे सेम ही है मेथड, पर वो देख लीजिए फिर भी एक बार। जो मैंने पहले वाला मेथड कराया था उसी के सेम है वो। मान के चलिए पहले वैल्यू 100 थी आपकी, पहले वाली वैल्यू, ऊपर जो घट के या बढ़ के आई वो वैल्यू लिखता हूँ मैं, 125 गुना में पहले वाली वैल्यू 100, घटने के बाद 88, 12% घटी। 5 से 20 बार, सॉरी 25 से ही काट देता हूँ, 25 चौके 25 पंजे, 4 से काट दो 22 बार, 4 से काट दो 25 बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, 22 पंजे 110 बटे में 25 चौके 100। अब आप देखिए यहाँ पे और भी काट लेते, पर मैंने इसलिए नहीं काटा, काटा है। 25 चौके 100 है नीचे, और ऊपर 110 है, तो ये डायरेक्ट ही कैलकुलेट हो जाएगा। 100 पे 10 बढ़ गई, यानी कि यहाँ पे भी 10 आ गया, 10% इंक्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर के दौरान, पहले वर्ष के दौरान, द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इज इंक्रीज बाई 12%। स्ट्रेंथ स्कूल की इंक्रीज हो रही है 12%। इन द सेकेंड ईयर इट डिक्रीज बाई 12%। फिर वो अगले वर्ष में घट जाती है 12%। पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। थर्ड ईयर में वो इंक्रीज हो जाती है 10%। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर स्ट्रेंथ हुआ 10,842 बटवाती से 10। देखो फर्स्ट ईयर, देखिए इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके हैं। ठीक है, दोनों तरीके से चाहो तो आप दोनों तरीके से, एक तरीके से चाहो तो एक तरीके से करा देता हूँ, बट वो सेम से ही है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, वो मेथड वही है। देखिए पहले ईयर का लिखता हूँ मैं पहले, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। पहले ईयर पे जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। फर्स्ट ईयर है आपका, सॉरी फर्स्ट ईयर में आपकी 12%,
3/25, 25 से 3 इंक्रीज हुई है 28। नेक्स्ट में आपकी डिक्रीज हुई है 25 से 3 डिक्रीज हुई है 22। नेक्स्ट ईयर में थर्ड वाले में आपकी फिर से इंक्रीज हुई है 10%, 10 से 11। ठीक है। अब देखिए 25, 25 और 10 की गुना तो आप जानते ही हो। ठीक है। इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी और इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी ये देख लीजिए। 28, 12 और 11। 28, 12 और 11 की वैल्यू देखिए कितनी है। मल्टीप्लाई कीजिए एक बार इन्हें। 28, 12 और 11। 28 मल्टीप्लाई बाई 12, सॉरी 22। 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5 61। ठीक है। ये 616 आ गया। ये अब मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना, तो 616, 616 ये आपकी आ जाएगी 677, 67776। नेक्स्ट देखिए 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, 6250। अब ये कट जाएगी 2 से, 31 बार कट रहा है, 25 बार कट रहा है 50। सेम इसमें देखिए 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 33 88, 33 88 और 31 25। ये थर्ड ईयर की है। 33 88 नहीं है, मुझे दे रखी है 10,842। 33 88 की वैल्यू दे रखी है 10,842। तो 10,842 को देखूंगा कितने टाइम्स है 33 88 का। क्लियर है। 3 3 9, 3 बार जाएगी पहले। ठीक है। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 2 26, 3 तिया 9 और 2 11, 3 तिया 9 और 1 10। 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गए तो 8, 13 में से 6 गए तो 7, 7 में से 1 गए तो 6। ठीक है। सॉरी 8 में से 1 गए तो, 7 में से 1 गए तो 6। अब ये पॉइंट बार जाएगी, देखिए पॉइंट टाइम्स जाएगी, मुझे पॉइंट में कितनी बार जाएगी ये और देखना पड़ेगा। इसकी फिक्स वैल्यू तो नहीं आ रही शायद कोई भी निकल के। 10,842 को मैं 3 बार काट रहा हूँ पहले। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 2 26, 3 तिये 9 और 2 11, 9 और 1 10। तो यही अब पॉइंट बार जाएगी, यानी कि इसे 2 टाइम्स और जा सकती है। ठीक है, 2 टाइम्स ही और जाएगी, यानी कि 3.2 समथिंग जा रही है। 3.2 समथिंग जा रही है ये वाली वैल्यू, 3.2 टाइम्स है। तो इसको 3 गुने कर दो। ठीक है। अब 32 पंजे कितने होते हैं आपके? 32 पंजे 160 होता है। ठीक है, पॉइंट को मैं यहाँ पे हटा के 0 इसमें ले लूँगा। 3 1 2 5 गुना में 3.2, ये देख रहा हूँ मैं। नीचे 10, 5 से 2 बार, 5 छिक्के 30 और 1, 5 दूनी 10 तो 12, पाने पाने 25, 2 से 16 बार, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 छः 96 और 4 100। ये आपकी आ गई 10,000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, बट वरना सिंपल है। दूसरा मेथड और देख लीजिए इसका, वो क्या था मैं बोल रहा था। मान के चलिए आपकी जो इनकम है वो एक्स है ओरिजिनल में। अब उसका 12% बढ़ेगी तो 112/100। फिर उसका 12% डिक्रीज होगी तो 88/100। फिर उसका थर्ड ईयर में 10% बढ़ेगा तो 110/100। ओवरऑल इन तीन के बढ़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 10,842। ये वही वैल्यू है। 4 से काटोगे 28 बार कटेगी 25। 4 से काटोगे, सॉरी 4 से ही कटेगा ये 22 और 25। 0 से 0 कटेगी,
यानी कि x बराबर में 10,842 गुने में 25 गुने में 25 गुना में 10 और डिवाइड में आ जाएंगे आपकी 28 गुने 22 गुने 11। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो आप। इसको कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। आगे बढ़ते हैं अभी हम। जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। जॉन को किसी एग्जाम में 20% मार्क्स मिले, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाई 10 मार्क्स। अगर वो 20% मार्क्स मिलने के बाद वो फेल्ड हो जा रहा है 10 मार्क्स से। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स विच वर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। जो कि अच्छा, जब 20% है तो उसके 10 कम रह गए, यानी कि 10 और दे देता मैं उसे, बट ये जुड़ नहीं सकते। जैसे कि मान के चलो मैं बोल दूं आपके पास 2 सेब हैं और 2 संतरे हैं, तो टोटल आपके पास कितने संतरे हुए? आप ऐसे थोड़ी बोल दोगे 2 और 2 4 संतरे, नहीं जोड़ सकते ना। 2 सेब जोड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा 2 सेब प्लस 2 संतरे, ऐसे ही लिखते ना। अगर मैं बोल देता आपके पास 5 रुपए हैं और 5 पेन है, तो आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते ना। इनको जोड़ने के लिए सेम एज इट इज ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे जुड़ने पर भी। यानी कि तो सेम क्वांटिटीज या सेम वैल्यूज को जोड़ा जा सकता, तो डिफरेंट वैल्यूज को नहीं जोड़ा जा सकता। यानी कि ये इतने पे पास हो जाएगा, 20% जो वैल्यू है और 10 मार्क्स है। ये परसेंट है, मार्क्स है, ठीक है। परसेंट में मार्क्स है, ये नंबर्स में मार्क्स है, ठीक है, फिक्स वैल्यू में। ये इतने मार्क्स पे पास हो जाएगा जॉन। बट अगर उसके 35% आ जाते हैं तो 20% अधिक है, यानी कि 35 में से 20 घटा दूंगा तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया आ जाएगा। अगर 20 में 10 जोड़ दूंगा तो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया आ जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या देते हैं? पासिंग मार्क्स को देते हैं, यानी कि दोनों इक्वल है। अब देखिए 20 और 10 और प्लस 20 इधर लेके आइए। 35% माइनस 20%, कितना आएगा इनका डिफरेंस? 15%। 10 और 20 आ जाएगा आपका 30। 1% की वैल्यू आ गई आपकी 2। और मुझे टोटल मार्क्स कितने चाहिए? टोटल मार्क्स हमेशा कितने होते हैं किसी भी एग्जाम में? 100%। तो यानी कि 100 से गुना करना पड़ेगा, कितना बना? 200। मुझे पासिंग मार्क्स निकालने 200। 200 का पहले या तो आप 20% निकाल दो। 200 का 20% कितना आएगा? 40। बट वो 40, जब वो 40 मार्क्स लाते हैं हम, 200 का 20% निकाल लो, दूसरा पे 200 का 200%, परसेंटेज ऑफ द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मुझे बोला गया है जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, और वो 10 से फेल हो जाता है, यही बोला है ना। 20% अगर उसमें 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आएगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। वो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आएगा तो पास हो जाएगा, यही बात बोलिए ना। तो देखिए ये कितना है, 20 दूनी 40, 40 में यानी कि 10 एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे उसे, 50 पे पास होगा। ये तो मार्क्स है, बस मुझे परसेंटेज में निकालना है। 50 मार्क्स कितना परसेंट है 200 का? 50/200 गुने 100। 100 से 2 बार कटेगा, 2 से 25, यानी कि 25%। सॉरी, इसको एक बार और समझ लीजिए, दो तरीके से कर सकता था मैं। यानी कि मुझे यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट किया है 200 का 20% निकालता है, या मैं इसको 35% निकाल के 200 का उसमें से 20 घटा के भी निकाल सकता था, वो भी देख लीजिए। अगर मैं 35% से कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे 35 दूनी 70, 70 में यानी कि 20 कम करने पड़ेंगे। मुझे अधिक ले आया वो 20, सॉरी जॉन है जो अधिक ले आया 20 मार्क्स, 70 में से 20 कम करने पड़ते तो भी 50 आता। तो भी कैलकुलेट यही करना पड़ता मुझे, 50/200 गुने 100। एक बार और समझ लीजिए, जो जॉन है वो आपका 20% मार्क्स लेके आता है, बट वो फेल हो जाता है 10 से, यानी कि 10 और दे दो उसे, तभी तो पास होगा वो। और एक बार और पास करना मुझे 35 से 20 कम करके, तभी तो पासिंग मार्क्स आएंगे। यानी कि 20% और 35% और 20 और 10। अब देखो, अब मैं इनका एक शॉर्टकट बताता हूँ। इनका शॉर्टकट क्या है, जो ये परसेंट है, परसेंट वाले हैं, इनका तो डिफरेंस लेना है 15%। नेगेटिव मत लेना, मतलब वो रखना तो पॉजिटिव, इनके बीच का गैप देख लेना 15% का बराबर में। अगर दोनों जगह फेल फेल लिखा रहे तो जोड़ देंगे, दोनों जगह फेल फेल लिखा रहे तो जोड़ देंगे।
अगर एक जगह फेल, एक जगह कम है, एक बार ज़्यादा है, एक बार कम है, एक बार ज़्यादा, देखो यहाँ पे 10 मार्क्स और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे उसे, 10 ज़्यादा लेने पड़ेंगे। यहाँ पे 20 मोर है, 20 कम लेने पड़ेंगे। एक जगह 10 के साथ प्लस है, 20 के साथ माइनस है, जब दोनों के साइन अलग अलग हो तो जोड़ देंगे 15% की वैल्यू। अगर मान के चलो यहाँ पे फेल बोलता 10 मार्क्स से और यहाँ पे भी वो फेल बोल देता 20 मार्क्स से, यहाँ पे प्लस का 10 होता, यहाँ पे प्लस का 20 होता, तो इनके बीच का गैप लेता मैं 10। बट दोनों के साथ सिंपल अलग अलग है। एक जगह फेल हो रहा है, एक जगह वो 20 से अधिक से पास हो रहा है, एक जगह फेल हो रहा है, एक जगह पास हो रहा है, तो उन दोनों का जोड़ देंगे, 10 मार्क्स और 20 मार्क्स को 30 मार्क्स कर देंगे। ठीक है, तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब मुझे 5% की, 1% की वैल्यू और जाननी है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 2 वैल्यू। 1% बराबर है 2 मार्क्स के, यानी कि 1% पे 2 मार्क्स से उसका 1% बन रहा है। कहने का मतलब है 2 नंबर से 1% बन रहा है। 2 नंबर से उसका कितना परसेंट बन रहा है? 1 बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आई नहीं आई? बट मुझे कितने मार्क्स चाहिए? मुझे 30 माइनस 30 नहीं चाहिए, मुझे 10 मार्क्स देखने हैं। 10 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है? जब तो परसेंट में परसेंटेज जोड़ सकता हूँ, तो 10 बनाने के लिए इसको 3 से भाग देना होगा, तो 3 से भाग दूंगा तो 10 आएगा। अब मुझे इसको भी 3 से भाग देना पड़ेगा, ये कितने आएगा? 5%। यानी कि 10 मार्क्स बराबर है 5% के। 20% में 5% और एक्स्ट्रा दे दो, ये आ जाएगा 25%। समझ में आया? एक बार और देख लीजिए फिर से इस क्वेश्चन को। अगर ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैं नेक्स्ट पे बैठता हूँ आगे, ऐसा आपका एक आध टाइप और आएगा तो वहाँ पे करा दूंगा, ठीक है? देखता हूँ इस क्वेश्चन को आप कर पाते हो नहीं। आर टारगेट्स टू स्कोर 85% मार्क्स। 85% मार्क्स का टारगेट रखा था आर ने। आर कोई पर्सन होगा, कोई व्यक्ति होगा, ठीक है? स्कोर्स फॉर 50 मार्क्स एंड मिसेज द टारगेट बाई 35%। यानी कि 450, 85% कब आ पाते उसके? 85% जब आते अगर 450 के साथ साथ उसने 35% मार्क्स और गेन कर लिए होते। यही तो कहना चाह रहा है वो, ठीक है? यही तो बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन, ठीक है? 85% कब बनेगा? जब 450 में 35% से कम रहेगा। अगर 35% और ले आता तो 85% मार्क्स बन जाते। पर मैं इनको जोड़ नहीं सकता, ये मार्क्स में, ये मार्क्स नंबर्स में, ये परसेंटेज वाले मार्क्स में, ठीक है? परसेंटेज और ये मार्क्स दोनों जुड़ेंगे नहीं, ये परसेंटेज के मार्क्स हैं, नंबर्स में ये मार्क्स नहीं जुड़ सकते। यानी कि 85% बनाने के लिए उसे 35% और लेने पड़ते, तो 85% माइनस 35%, ये कितने की वैल्यू है? 85 में 35, यानी कि 35% की जगह पे कितने परसेंट ले पाया है? देखो टोटल 85 चाहिए थे, बट वो 35% मार्क्स से रह गया। यानी कि कितने परसेंट ले पाया फिर वो? 85 में से 35 घटा लो, यानी कि 45%, सॉरी 50% मार्क्स ले पाया वो। अरे 50% ही तो ले पाया वो, अगर 35 से रह गया तो 35 से रह गया, यानी कि 50% ले पाया। 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है? वो 50% की वैल्यू है 450। समझ में आया? बट मुझे कितने लेने हैं? मुझे कितने लेने? 85%, तो 1% कितने के बराबर होगा? 9 के। 85 कितने के बराबर होगा? 9 गुणे कर दो इसमें, 9 टाइम्स है, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 4 76, 765। और उसने पूछा हाउ मच परसेंट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट देखना परसेंटेज में, शुड बी देयर इन इज स्कोर्ड मार्क्स टू मीट द टारगेट। यानी कि 765 चाहिए उसे, कितने परसेंट इंक्रीज करने होंगे मार्क्स? देखो पहले कितने करने हैं उसे इंक्रीज? 5, 6 में 5 गए तो 1, 7 में 4 गए, 315 मार्क्स इंक्रीज करने हैं। परसेंट में देखो कितने करने होंगे? 315 इंक्रीज करने 450 पे से, गुना में 100, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, ठीक है? 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 4 9 पंजे 45, 35 दूनी 70, 70% मार्क्स। परसेंटेज में भी पूछा था उसने, 70% मार्क्स और लेने होंगे उसे, तब जाके उसके मार्क्स, जो उसका टारगेट था किसी एग्जाम में 85% मार्क्स लेने का, वो सिक्योर कर पाएगा। समझ में आए? अब आगे बढ़ते हैं हम इसी क्वेश्चन के साथ। मैंने बोला था पिछले वाले में इनका गैप लेना होता है, 85% और 35%, जो टर्म इनका गैप है जो 50% है। 50% से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते थे आप 450 को। दूसरी वैल्यू दी नहीं है इसमें,
जैसे वहाँ पे 2 वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे केवल 450 दिया, तो इसको कंपेयर कर देते 450 से। ठीक है, 50% को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अभी। In an examination, 80% of the students passed in English, 70% of students passed in Hindi, and 50% failed in both the subjects. What is the percentage of the students who failed in only one subject? देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, मैं इसका एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ वेन डायग्राम का आपको पहले। देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है, आपको डायग्राम से करना होता है। एक सर्कल मान के चलिए आपको दो पर्सन दिए हुए हैं। ठीक है, वो कुछ गेम खेलते हैं। एक फ्री फायर खेलता है आपका, एक पबजी खेलता है। ठीक है, फ्री फायर वाले के लिए मैंने ये सर्कल बनाया, और पबजी के लिए एक सर्कल बनाया है। बट कुछ पर्सन खेल रहे हैं आपके, फ्री फायर खेल रहे हैं, कुछ पबजी खेल रहे हैं, कुछ दोनों को खेल रहे हैं। कुछ फ्री फायर और पबजी दोनों को खेल रहे हैं, तो वो दोनों कॉमन है, उसको बोलते हैं ये वाला रीजन है, वो दोनों को दिखाता है। जो दोनों दोनों चीज़ों में इनकी दो दो जगह इंक्लूड है, जो व्यक्ति या पर्सन से महिलाएं जो दो जगह इंक्लूड है उनको दिखाता है ये वाला हिस्सा। और ये दिखाता केवल उनको, केवल ओनली वाले को जो केवल एक जगह इंक्लूड है, एक जगह इंक्लूड है ओनली वाले को। ये बहुत को दिखाता है जो दोनों जगह हैं, ये वाला रीजन उस पार्ट को दिखाएगा, ये वाला दोनों को दिखाता है बहुत वाले हिस्सा को। और ये ओनली को दिखाता है, ये वाला बच गया जो यहाँ से लेके यहाँ से, इससे बाहर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इधर का ये वाला पार्ट, ये ओनली वाले पार्ट को दिखाते हैं। समझ में आया? इधर भी ऐसे ही ओनली को दिखाएगा, इधर भी। और ये टोटल को दिखाएगा, ये पूरे ये सर्कल और ये मिला के टोटल को दिखाएगा। मान के चलो आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि फ्री फायर को खेलते हैं आपके 50, पबजी खेलते हैं 70। ठीक है, और आपके 20 है जो दोनों को खेलते हैं। तो ये 20 कहाँ पे भरा जाता, इसके लिए भर के दिखाता हूँ मैं बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ थोड़ा सा। ये 20 यहाँ पे आते हैं, अब 20 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे 50 भरना चाहिए मुझे। ठीक है, यही सोचोगे ना आप? नहीं, कुछ तो इनमें से भी हैं, 20 इसमें इसमें तो चले गए शामिल, तो यहाँ पे कितना आएगा 30। और ये टोटल जो पूरा सर्कल है यहाँ से यहाँ तक किसका है, फ्री फायर का ही तो है। तो यानी कि 30 और 20 50 हो गए टोटल, वापस से इसके हुए या नहीं हुए? 20 तो यहाँ पे इसके इसमें भी चले गए, जो पबजी भी खेल रहे थे, ये पबजी वाला रीजन है। अब इसमें देखिए सेम ऐसे ही, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 30 और 20, यहाँ पे 70 है, तो यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 70 में से 20 घटाओ, यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, क्योंकि 50 के साथ 20 ये भी तो है जो फ्री फायर खेल रहे थे, तो टोटल 70 भी आ गए। ये भरना आ गया आपको। बट ये याद रखना, दोनों वैल्यू सेम सेम को कंपेयर करते हैं हम, डिफरेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ना खेलने वालों को नहीं कंपेयर कर सकता मैं। खेलने खेलने वाले हैं यहाँ पे, ये भी खेल रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं। अगर ना खेलने वाले दे दी जाए ना मुझे कि 20 ना खेलने वाले हैं, ठीक है, तो अलग केस हो जाता। अब देखिए ये इतना समझ में आया वेन डायग्राम वालों को सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन ये ना तो सीजीएल का, ना सीएचएसएल का, ना एमटीएस, ना जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, किसी का भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीसेट 2024 का है। समझ में आया? क्वेश्चन का लेवल है ये, अच्छा क्वेश्चन है। जो पास होते हैं वो कितने परसेंट पास होते हैं इंग्लिश में? 80%। ठीक है, इसका मतलब 100% में से 80% पास है, तो फेल मान लूंगा कितने हुए होंगे, 20% हुए होंगे। टोटल 100 होते हैं किसी में भी। अब नेक्स्ट बोला हिंदी, हिंदी में कितने स्टूडेंट हैं? 70% पास्ड है। फेल कितने हुए होंगे? 30%। और बहुत में बहुत इंग्लिश प्लस हिंदी, इसमें कितने पास हैं? 15% फेल है। ठीक है, अब देखिए मुझे 20%, मैं इसको नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये डाटा जो आपका
ये डबल काउंट हो जाएगा। समझी मैं कैसे? अभी समझाता हूँ। वेन डायग्राम बना के एक बार मैंने इंग्लिश के लिए लिख दिया, ये ई से इंग्लिश को डिनोट कर रहा हूँ मैं, ये एच से हिंदी को डिनोट कर रहा हूँ। दोनों के फेल वाले क्यों लेने हैं मुझे फेल वालों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे दोनों का जो दे रखा है वो फेल वाला पार्ट दे रखा है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो मुझे 15% दे रखा है, वो फेल है दोनों में, इसलिए मुझे फेल वाले निकालने पड़े यहाँ पे। तो इंग्लिश में कितने 20% फेल है? 20%। 20% फेल है तो 15% पास, 15% यहाँ पे आ गए, सॉरी 15% यहाँ पे आ गए, 20 में से 5 रहे। पूछे इंग्लिश में ओनली, ओनली इंग्लिश में कितने परसेंट फेल है? ओनली इंग्लिश में ओनली वर्ड लगा दे तो ये ओनली वाला रीजन है, 5 वाला, 5%। अब देखिए हिंदी में 15% फेल है, टोटल कितने 30, तो 15 और बच गए, 15 यहाँ पे दे दूँ। 15% ऐसे जो इंग्लिश में भी फेल है और हिंदी में भी फेल है। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन बोला है, ओनली के साथ सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया, ना तो हिंदी बोला ना इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश भी हो सकता है हिंदी भी, यानी कि 5% ये भी आएंगे और 15% ये भी आएंगे। 5% प्लस 15% कितना आ गया आपका? 20%। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आपके मन में डाउट आया होगा कि ये मैंने पास वालों से क्यों नहीं किया। यहाँ पे देखिए अभी समझाता हूँ वो भी आपको। ये इंग्लिश, ये हिंदी। अगर मान के चलो यहाँ पे 100 में से 15 घटा के आप 85 बोलोगे, क्योंकि 85 दोनों में पास भी तो हुए होंगे, यही बोलोगे ना आप, 85 लिखो, दोनों में 85% पास है, तो इसमें कितने पास होंगे भैया? अब देखो ना 80%, ये तो इससे ज्यादा ही हो गया दोनों का पास, दोनों में पास 80% से ज्यादा हो गए। कैसे सॉल्व कर लोगे? डाटा यहाँ पे बन नहीं पाता, इस केस में बनाना आसान है। हाँ ये हो जाता है इस तरीके से, बट वो फॉर्मूले से होता है, और फॉर्मूले इसके फिर तो आपको फॉर्मूले याद करने होंगे, इसलिए मैं फॉर्मूले वाले तरीके नहीं बता रहा, फॉर्मूले से आसान होता है ये आपका। ठीक है, तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, उसमें यूनियन इंटरसेक्शन अलग अलग से टर्म है, जिन्होंने 12वीं और 11th और 12th का मैथ नहीं पढ़ा होगा वो यूनियन इंटरसेक्शन समझने में ही रह जाएंगे, इसलिए वेन डायग्राम आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 4% द वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ए कैंडिडेट गॉट 15,360 votes which were 80% of the valid votes, find the total number of the votes। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन और आगे। देखिए अभी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है, आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी फिर। इन क्वेश्चंस को ही करना अभी आपको, जो यहाँ तक करा दिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इस वीडियो का, उस पार्ट में करेंगे। तो देखिए लास्ट में मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ, आपके मन में डाउट आ रहे होंगे। जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो रिलीवेंट है, ठीक है, जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में अपने मॉक्स में सॉल्व करता आया हूँ ऐसे ही मैंने आपको कराए, टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपको टाइम टेकिंग लग रहे हैं तो आपकी स्पीड कम है उसकी वजह से है। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करिए, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, इससे ज़्यादा छोटे सॉल्यूशंस हैं भी नहीं इनके। ठीक है, अभी थोड़ा सा लेंथी आपको इसलिए लग सकते हैं क्योंकि आप परसेंटेज परसेंटेज लगाते हो, जब मॉक्स में आते हैं तो सभी अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं और कुछ की कैलकुलेशन कम होती है, कुछ की क्वेश्चन की वो एवरेज टाइम आ जाता है फिर उसका। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं कल से कराऊंगा आपको ये क्वेश्चन, आज आपको यहीं तक करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।